ভাৰতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সন্দৰ্ভত আমি বহুখিনি কথাই আজি পাতিছোঁ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণত। আমি এইবাৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ ইউনানী মেডিচিন সন্দৰ্ভত। ইউনানী মেডিচিনৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে গম পায় যে গ্ৰীকৰ ইউনানৰ পৰা এই গোটেই বিষয়টো ইউনানী মেডিচিন বুলিয়েই অভিহিত কৰা হৈছে। গ্ৰীকত ইয়াৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয়, যদিও ইছলামিক দেশসমূহত আৰু লগতে ইছলামিক এক চিকিৎসা পদ্ধতি বুলি বহুতে ক'ব খোজে ইউনানী। গতিকে সেই পদ্ধতি সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিব খুজিম। লগতে যে আয়ুষৰ অন্তৰ্গত যিহেতু কৰা হ'ল, আয়ুষৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিহেতু কৰা হ'ল এই বিষয়টো, গতিকে আমি সেই বিষয়টো অকণমান আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলক জনাব খুজিম। আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইউনানী মেডিচিনৰ কেন্দ্ৰীয় যি পৰিষদ, কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা পৰিষদৰ যিগৰাকী সঞ্চালক প্ৰধান, তেওঁ আজি উপস্থিত আছে, प्रोफेसर असीम अली खान। मैं तेखेतक स्वागतम जनाइছোঁ, आपका स्वागत है। और यूनानी मेडिसिन के बारे में, यूनानी जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ बताएं। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री है हमारे पास, उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहते हैं, जिसके अंदर AYUSH पहले हम लिखते थे। जिसमें सारे 5 पद्धति आते थे। अब छठी सोवरिकपा भी उसमें आ गई है। इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, यू इज़ फॉर यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी, एंड नाउ सोवरिकपा हैज़ ऑल्सो बीन एडेड इनटू दैट, जो हमारी तिब्बतन मेडिसिन है जो लद्दाख में है, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं हम लोग। यूनानी का जैसा नाम है तो इसमें कभी पहले, अब से तकरीबन 460 BC में एक हिपोक्रेट होते थे, बुखराज जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने इसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, साइंटिफिक फ्रेमवर्क इसका दिया। और उसके बाद से बहुत सारी सिविलाइजेशंस और बहुत सारी ज्योग्राफी से होती हुई, सदियों का सफ़र तय करती हुई, जगह जगह से उसमें बहुत सारे एडिशंस होते रहे और सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटेशंस होते रहे। फिर ये हिंदुस्तान आ गई, तो तकरीबन 1200-1300 साल पहले ये पद्धति हिंदुस्तान आई। और अब आज की डेट में हिंदुस्तान में आयुष का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और हिंदुस्तान इसमें वर्ल्ड लीडर है आज की डेट में। ये पद्धति हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है। इसकी तालीम तरबियत होती है, इसमें एजुकेशन होती है, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके कॉलेजेस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। तो एक भरपूर तरीके से यूनानी पद्धति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम कर रही है और इसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। जी, और साथ ही हमने देखा है कि मैंने जब भी स्टडी किया इन सब चीज़ों के ऊपर, आयुष के ऊपर, जैसे कि यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, हमने देखा सोवरिकपा हो या सिद्धा हो, जो भी हो, इसमें लेकिन जो आहार ही औषध और औषध ही आहार, एक इसमें मंत्र हमने देखा है, और जिसके तहत पूरे सिस्टम्स के ऊपर काम होते हैं। यूनानी हो, इसमें विशुद्ध आपका, इसमें शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। देखिए, एक चीज़ कहते हैं उसको, यूनानी में एक बड़ा ख़ास पहलू है जिसको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, 6 एसेंशियल फैक्टर्स, जिसके अंदर 6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जब से यूनानी साइंस को तरक्की मिली है, अब से तकरीबन 1000-1500 साल पहले, उस वक्त ये कंसेप्ट डेवलप हो गया था कि साफ़ सुथरी हवा, कितना सोना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना शुद्ध कैसा पानी पीना चाहिए, आबो हवा कैसी होनी चाहिए। ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिसको यूनानी के टर्म में असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, कि वो ज़रूरी 6 ऐसे फैक्टर्स हैं, एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिन पे पाबंद रहना चाहिए ताकि आदमी को सेहत बरकरार रह सके। तो ये हमारे यूनानी के अंदर जैसे है, ऐसी और पद्धतियों के अंदर भी है, जैसे आपने भी फरमाया। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सब जगह पर वो 6 चीज़ें, खासकर खाना पीना, सोना, जागना, एक्सरसाइजेज, आबो हवा, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी हैं, अभी आसाम में आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस के तहत आप लोग हैं, और मैंने देखा है कि आयुर्वेदा हो, जो भी अलग अलग सेगमेंट से आयुष के तहत, तो सब में एक जागरूकता अभी देखे हैं कि लोगों के अंदर भी देखे हैं कि काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान अभी है फ़िलहाल। पहले वो माहौल एक तरीके से हम बोले कि अगर हम बोलना चाहें कि एक तरीके से कहीं ना कहीं वो दबे हुए थे, आज उजागर हुए हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों। देखिए, 2014 के बाद जब से आयुष मंत्रालय बना, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आते ही इसको एक मंत्रालय का दर्जा दे दिया, तो मंत्रालय का दर्जा मिलने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट आया, और इसमें सरकार की सपोर्ट आ गई, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट सरकार ने हैंड होल्डिंग किया। और जो हमारे आज के डेट में जो आयुष मिनिस्ट्री में टीम है,
सेक्रेटरी हमारे वैद्य राजेश कोटेचा साहब हैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी आपने सोनोवाल साहब को सुना, हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब हैं, इनकी लीडरशिप बहुत डायनेमिक है। तो इस लीडरशिप में जो अवेलेबल लीडरशिप है और जो सेंट्रल लीडरशिप हमारे पास है मोदी साहब की, आप सुनते रहते होंगे वक्तन फ़वक्तन, तो उससे बहुत ज़्यादा आयुष में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये सिर्फ यूनानी में नहीं, आयुर्वेदा में नहीं, बल्कि आयुष के तमाम सेक्टर्स में बहुत काम हो रहा है। जन जन तक आयुष को पहुंचाने की तमाम तर कोशिशें जो हो सकती हैं वो की जा रही हैं, और उसमें यूनानी भी शरीक है। अभी कोविड के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि कोविड में चूंकि ऐसा लगता था कि कोविड में चूंकि कहीं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, एक नई बीमारी के तौर पे आ गई थी, तो आयुष ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आयुष ने उसमें पब्लिक हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हम घर घर तक गए, हमने दवाओं को तकसीम किया जिससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आयुर्वेदा की, यूनानी की, सिद्धा की, होम्योपैथी की, और लाखों की तादाद में हमने उसको बांटा, मिलियंस की तादाद में इनफेक्ट बांटा और लोगों के पास पहुँचे। ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी एडवाइजरीज हमने जारी करी, जो यूनानी की, आयुर्वेदा की, सिद्धा की, होम्योपैथी की, जो सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाली, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई, और उनको हमने बताया कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना सोना चाहिए, क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कि इस वबा से अपने आप को मजबूत किया जा सके, इस वबा से बचा जा सके। तो उसमें आयुष ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और आयुष की जो इम्यूनिटी एनहेंसिंग जो हमारी दवाएं हैं हर पद्धति की, उनको बाकायदा तौर पे सब जगह पहुंचाया गया। और उनके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि इसमें जो रिसर्चेस का इफेक्टिवनेस में जानना चाहूँगा। रिसर्चेस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि जितना काम भी हमने किया वो सारा रिसर्च बेस्ड किया, ताकि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा बांट के हम भूल जाएं। हमको पता होना चाहिए कि हमने जो दवा बांटी है उनसे कितना असर हुआ, कितना फ़र्क पड़ा। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि जो एलोपैथिक अस्पताल, जहाँ पर आयुष के जो कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स डिक्लेयर थे सरकार की तरफ से, उनमें भी ये बात दी गई कि अगर कोई आदमी हमारे साथ मिलके एड ऑन थेरेपी के तौर पर काम करना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारी अलग अलग पद्धतियों ने, जैसे यूनानी ने, आयुर्वेदा ने, सिद्धा ने, होम्योपैथी ने, सब ने ही अपने एड ऑन ट्रीटमेंट्स किए और उसके बड़े खातिर खा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। उस पर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। एक सरकार ने एक इंटरडिसिप्लिनरी आयुष टास्क फोर्स बनाई, जो आयुष टास्क फोर्स में हिंदुस्तान के जो बेहतरीन साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक माइंड्स थे, उनको इकट्ठा किया, जिसमें यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा और दूसरी साइंसेस के लोग भी हैं। तो ICMR के पुराने DG साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसमें शरीक हैं। तो उनके ज़रिए से जो प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए, उनको बनाया गया, उसको रिफ़ाइन किया गया, फिर उन पर रिसर्चेज हुई, तो उससे बड़े खातिर खा फ़ायदे निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा कि कैरियर, क्योंकि इसमें देखिए अभी आयुष मिनिस्ट्री है और इसमें काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में करियर के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो सब अभी हमने देखे हैं। तो यूनानी में खास करके अभी क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं और कैसे युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मतलब एलोपैथी में हो, आयुर्वेदिक में हो, अलग अलग सेगमेंट्स में ऑलरेडी हैं, यूनानी में भी हैं। आपने बोला कि कॉलेजेस हैं, इसमें आपका PhD वगैरह भी लोग कर सकते हैं और इसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट्स भी और अपना जो भी हो वेलनेस सेंटर्स भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कैरियर पर्सपेक्ट कैसे है, मतलब जैसे डिप्लोमा के लेवल से लेके सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिप्लोमा, फिर अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट टू PhD, पूरा एक हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है एजुकेशन का। और उसका तरीका वही है कि जो आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथी में, एलोपैथिक में नीट के ज़रिए से दाखिले होते हैं और उनके ज़रिए से, मेरिट के ज़रिए से उनके दाखिले होकर उनको आगे बढ़ाते हैं। फिर जो बच्चे उसमें कामयाब हो जाते हैं उनको हम ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं फिर उसमें चले जाते हैं और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से शुरू करके पॉलीक्लिनिक से लेके, नर्सिंग होम से लेके जो उनका प्राइवेट सेक्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप तक जा सकते हैं। हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, हर स्टेट आयुष डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब होती हैं। SRFs बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, JRFs बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। जैसे हमारी काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उसके अंदर रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं, ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, उनमें एज ए टीचर्स हो सकते हैं, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यही नहीं बल्कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद स्पेक्ट्रम और भी वाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल पब्लिक हेल्थ, आजकल हम काफ़ी उसमें रुझान हमारा है, लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ में PhD कोई करना चाहता है तो ये कोर्सेज उसके लिए मान्य हैं कि आप PhD कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। आप MSc PhD क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, MSc क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, ताकि एक बार वहाँ MSc क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद आप अपनी साइंसेस को फिर और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसके हिडन पोटेंशियल्स को।
तो बहुत सारी रिसर्चेज इन फील्ड्स में हो रही हैं, बहुत सारे नए एवेन्यूज़ निकल रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कोलेबोरेशंस हो रहे हैं। जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एम्स हैं, नाइपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ज़रिए उनके साथ मिलकर कोलेबोरेटिव रिसर्चेज हो रही हैं, जिसको हम कई तरह से बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की रिसर्च होती है, कई दफ़ा EMR हम उसको कहते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो हमारे पास कई स्कीम्स हैं जिनके ज़रिए से हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिसर्च करती हैं और जो हम बाहर के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंस के, उनके साथ भी मिलकर हम रिसर्च करते हैं। ऐसे ही हम इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनानी में CCRM ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, अफ्रीका में हमने एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक चेयर हमने इस्टेब्लिश की है, यूनानी चेयर। ऐसी बांग्लादेश में एक चेयर इस्टेब्लिश की है। ताजिकिस्तान के साथ एक मुआहदा हुआ है उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि वहाँ पर यूनानी के साथ मुआहदा हुआ है। इसी तरह CCRM का और ताजिकिस्तान में स्टेट यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से ईरान के साथ हम और सेक्रेटरी साहब की क़यादत में हम लोग ईरान गए थे 2018 में नवंबर में। वहाँ पर भी मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन हुए और उसके अंदर भी उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, आयुष के और यूनानी के साथ बहुत सारे कोलेबोरेशंस की बात हुई। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े पैमाने के ऊपर यूनानी, जहाँ आयुष की दूसरी पद्धतियाँ आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से यूनानी भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ रही है। और इसमें एजुकेशन के और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा ओपन हैं जितने और किसी साइंस के अंदर हैं। बिल्कुल। मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में या असम में, क्योंकि हम असम के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी आपने बोला कि किस पैमाने पे आप लोग का काम हो रहा है और कहाँ कहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, कैसे लोग इसको अलग अलग चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खास करके अभी कोई क्योंकि मिनिस्टर यहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, असम से है, तो उनके साथ ऐसा कोई बातचीत कि असम में भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट? जी, अभी मिनिस्टर साहब के साथ अभी ये फंक्शन हुआ। देखिए, इस तरह की जैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इससे जागृति पैदा होती है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग आती है, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको पता चलता है कि क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की रहनुमाई में हो गया। जैसे असम में हमारे पास एक सेंटर है, सिलचर एक जगह यहाँ पर है। सिलचर में हमारा एक पहले क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होता था। आजकल वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना रही है, एक बहुत अच्छा बड़ा सेंटर आ रहा है। वो उसको हम रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। वो बिल्डिंग अगले 4-6 महीने के अंदर हमारे पास आ रही है, तो एक बड़ा सेंटर वहाँ पर आएगा। इसी तरह से कोशिश होगी कि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यूनानी के कॉलेजेस यहाँ पे खुल जाएँ, किसी एक इन स्टेट्स के अंदर खुल जाएँ, नए सेंटर्स खुलें, जिससे लोगों में जागृति पैदा होगी और एजुकेशन के नए मौके फराहम होंगे। एजुकेशन होगी तो फिर उसके नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी। जो यूनानी के मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाओं की, उनकी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर चीज़ें डेवलप होंगी, तो उनकी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर इनवाइट करेंगे कि वो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को दवाओं से फ़ायदा पहुँच सके। तो ये बहुत सारी तरीके हैं जिससे यूनानी को और दूसरी साइंसेस को यहाँ पर हम ला सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में डेफिनेटली ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और होगा ज़रूर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए खान साहब। और आने वाले दिनों में फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे, यूनानी हो या अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। আমি यूनानी रिपोर्ट কথা পাতিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এটা খণ্ড বাকী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতি তাৰ পূৰ্বে লৈ লৈছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।